हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 3। सो इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, बिकॉज वो आपको देख के जो है आगे के पार्ट समझ में आएंगे। एंड लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, वी हैव डन द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, जिसके 2 एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। एक था हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और दूसरा था हमारा मौत का कुआं, है ना। तो ये दोनों करने के बाद 2 और बच गए थे हमारे। एक था व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एंड द अदर इज कॉनिकल पेंडुलम। तो इन दोनों को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगेन दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी डीले। ओके, सो व्हाट यू कैन सी हियर, भाई ये कार जो है इसको कोई पी करके नहीं चला रहा है ना। ऐसे मत सोचो कोई पी के चला रहा है इसलिए कार ऐसे हो रही, राइट। आप यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करोगे इस कार में, तो कार जब टर्न ले रही है तो उसका एक साइड का टायर जो है वो हवा में चला जा रहा है ना। सो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? सो वी नो दैट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक कार सर्कुलर ट्रैक में जो है अगर टर्न लेती है ना, अगर मान लो यहाँ पे एक कार है वो सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेती है, तो देयर इज एन सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम की बात करूं, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूं, मतलब अगर जो पर्सन इस कार के अंदर बैठा हुआ है तो उसको बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, है ना। जैसे इसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसको बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। एंड अगेन देयर इज एन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, जिस वजह से ये कार पलटी नहीं हो रही है। बट अगेन इट हैज सर्टन लिमिट। अगर वो अपने लिमिट को क्रॉस कर देता है, लिमिट मतलब स्पीड की लिमिट, है ना, तो अगर वो अपने स्पीड की लिमिट को क्रॉस कर देता है तो देयर माइट बी अ चांस कि ये कार जो है ये फ्लिप हो जाए। क्यों बच्चों, मानते हो कि नहीं, है ना। अगर अब इसने एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड ले लिया, है ना, तो ये कार क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास जब ये टॉपिक किया था, राइट, मतलब लास्ट क्लास इन द सेंस लास्ट लेक्चर में, लाइक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में, उसके लिए मैंने आपको एक मैक्सिमम वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद होगा। सो हमने वी मैक्स लिखा था। सो आवर वी मैक्स वॉज अंडर रूट mu s by mu s multiplied by rg, where mu s is my nothing but the coefficient of static friction and r is the radius and g is the acceleration due to gravity, है ना। अगर ये सारी वैल्यूज को पुट करके, सी ऑब्वियसली बात है भाई, ये mu s की वैल्यू जो है ये डिपेंड किस पे करती है, रोड और टायर के बीच में, है ना, इनके ऊपर ये जो है mu s की वैल्यू डिपेंड करेगी। सो इसकी वैल्यू जो है, अगर एक पर्टिकुलर कुछ भी इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको, मान लो मैंने दे दिया 0.6, मैंने म्यू एस की वैल्यू दे दिया, ठीक है, और मैंने बोला आपको आर और जी भी गिवन है, तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दी स्पीड। अगर आप उस स्पीड से ज्यादा जाते हो, अभी देखो इस कार की अगर मैं बात करूं, अगर ये कार स्लोली जाती तो क्या इसका ये जो टायर उठ रहा है ऊपर की तरफ, ये उठता बच्चों? नहीं उठता, है ना, डेफिनेटली नहीं उठता अगर ये स्लो जाती। क्यों? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो उससे कम कम वेलोसिटी में जा रहा है। पर अब क्या हो रहा है, टायर ऊपर उठने का रीजन क्या है? बिकॉज वो अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वही एक ऐसी चीज है जो इसे बैलेंस करके रखी हुई है। अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता टायर्स के और रोड के बीच में, अगर ये रोड काफी ज्यादा स्मूथ होता तो इस स्पीड पे भी ये कार जो है बच्चों पलटी हो सकती थी, है ना, पलटी हो सकती थी। तो इससे कैसे बचा जाए, हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस? क्योंकि भाई आजकल के लोगों का खून बहुत जो है उबल रहा है, और इस उबलते हुए खून के साथ स्लो स्पीड में जाना किसी को गवारा नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने इन सभी बच्चों के लिए और उन सभी पुरुषों के लिए ऐसे रोड्स का निर्माण किया है जो वो हाई स्पीड पे चला सकते हैं। देखिए भाई, सो दिस इज व्हाट वी कॉल बैंक रोड। आप बोलोगे सर ये बैंक रोड है कि ये क्या कर दिया है? देखो, बैंक रोड को अगर आप एक तरीके से इमेजिन करना चाहोगे तो हमने जो मौत का कुआं देखा था ना, कुछ उस तरीके से ही होता है, ठीक है। सो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एक्चुअली क्या होता है? सो बैंकिंग करने की जरूरत क्यों है? तो वो जो आप जिस तरीके से देख रहे थे जिप फाइल में, पीछे की टायर जो उठ जा रहे थे, तो वो ना उठे इस वजह से जो है, और एक मैक्सिमम स्पीड मिल सके वाइल टर्निंग, तो इसलिए बैंकिंग जो है किया जाता है। नॉर्मली रोड्स में आपको बैंक रोड नहीं दिखेंगे, हाईवेज पे आप देख सकते हो, आपके गलियों में बैंक रोड नहीं होंगे क्योंकि कोई वहां पे 100-200 के स्पीड में नहीं जाता है। बट अगर हम बात करें F1 रेसिंग की, तो वहां पे बच्चों जो कार की स्पीड होती है दैट इज समवॉट अराउंड यू कैन से 300 किलोमीटर पर आवर, या उससे भी हाई स्पीड होती है ना। तो इस हाई स्पीड पे बैंकिंग देना जरूरी है। अगर वो नहीं दिया तो बेचारा फ्रिक्शन कब तक अकेला मदद करेगा रोकने के लिए, है ना। तो एक दिन वो भी बोलेगा जाओ भाई हमसे ना हो पाई,
है ना। तो ठीक है, सो व्हीकल ऑन बैंक रोड, तो बैंकिंग करने की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पे आप मैंने स्टेटमेंट लिखा है कुछ, जस्ट रीड दिस, यू विल गेट द पॉइंट, राइट। फिर हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। सो व्हेन अ व्हीकल टेंड्स टू मेक अ टर्न अलोंग अ कर्व्ड रोड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट टू स्किड, है ना, उसके स्किड होने के चांसेस हैं। फॉर मेकिंग अ सेफ टर्न द व्हीकल रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक सेफ टर्न के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना बहुत जरूरी है। Banking of road is done to provide that centripetal force during a banked or inclined turn. The chances of skidding reduces. तो जो स्किडिंग के चांसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं, क्योंकि अब ये सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे जो है सेंटर की तरफ जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इन सभी को, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है ये लोग जो है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसकी पूरी बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पे आप इस फिगर में देख भी पा रहे हो, ये तो ऐसे बनाया है, मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बना करके दिखाऊंगा टोटली कैसे सारा वर्क करने वाला है, ठीक है ना। सो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड जो होता है हमारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, और इस हॉरिजॉन्टल रोड से हमने क्या किया, रोड को जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे, एंगल टीटा से हमने क्या कर दिया, रोड को उठा दिया है ना। तो जो मेरा रोड का कर्व पाथ होगा, तो एक साइड जो इनर साइड होगा रोड का, वहाँ पे वहाँ से लेकर के उसे हम उठाते जाएंगे एंड तक, तो ये हमारा हो जाता है राइट बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग का मतलब भाई रोड के किनारे बैंक नहीं है। बहुत बच्चे, एक बार ऐसा हुआ था एग्जाम में, एक सच में बता रहा हूँ बच्चे ने पता नहीं क्लास अटेंड की थी नहीं की थी, बैंकिंग ऑफ रोड पे क्वेश्चन आया था, उसने रोड के किनारे जो बैंक होता है उसके ऊपर लिख के आ गया वो। अब बोलो भाई, ऐसे भी बच्चे क्लास में मौजूद है ना। सो वी डोंट वांट टू बी फ्रॉम दैम, राइट। तो हमें जो है सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। चलो सो आते हैं इसके डेरिवेशन पे और इसके अंडरस्टैंडिंग में कि सारी चीज़ें कैसे होने वाली है। सो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, तो बैंक रोड में चीज़ें क्या होगी, अब जैसे मैंने वहाँ पे वो डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, मैं डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ओके, सो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड होता है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रोड, और हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल रोड से एक ऊपर की तरफ एक बैंक रोड बना दिया, राइट, बाय मेकिंग सम एंगल टीटा। यहाँ पे एक व्हीकल भी खड़ी कर देते हैं। चलो भाई, मान लो यहाँ पे हमारी एक व्हीकल है। बाय द वे आपके बुक में सारा कुछ जो है पॉइंट इमेज मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सब कुछ हम जो कुछ कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी जो है BMW है, लिख नहीं सकते हैं तो उसकी इज्जत चली जाएगी BMW की, ठीक है। सो हाँ, ट्रक दिख रहा है क्या ओके, सो दिस इज आवर कार, राइट, एंड ऑब्वियसली अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको हम रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स को सारे। सो वी नो दैट इसका जो वेट है वो हमेशा जो है नीचे की तरफ ही होगा, mg, तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है रोड से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऊपर की तरफ होगा। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रोड से परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, कंसिडर दिस टू बी एज एन स्ट्रेट लाइन बच्चों। ओके, अभी यहाँ पे कोई स्केल वगैरह नहीं है हमारे पास, और ये पेन टेप पे फ्रिक्शन काफ़ी कम है, तो कंसिडर दिस टू बी एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज एन परपेंडिकुलर टू द रोड, राइट, ये रोड से परपेंडिकुलर है, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन देगा हमें। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड्स दी सेंटर लगने वाला है ना, सेंटर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये डेरिवेशन को एक्चुअली हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर दी सेफेस्ट स्पीड। क्या करेंगे, हम एक वेलोसिटी डिराइव करेंगे, सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है, मतलब किसी भी बैंक रोड पे एक सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी हो सकती है। दूसरा हम जो है डिराइव करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी के लिए, ठीक है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए वी मैक्स और एक लेंगे हम वी मिनिमम, ठीक है। सो इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या होने वाले हैं आपको सारी चीजें बातें समझ में आएंगी बहुत ही अच्छे से। तो आपको जो है स्टार्ट से एंड तक बने रहना है देवी और सज्जनों, सो प्लीज बी फोकस्ड। चलो, तो पहले मैंने बताया भाई सेफेस्ट स्पीड कैलकुलेट करते हैं, इसकी सेफेस्ट स्पीड क्या होने वाली है। अब हम क्या करते हैं भाई, देखो mg को बैलेंस करने के लिए कौन है, कोई नहीं है यहाँ पे, बेचारा अकेला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये नॉर्मल रिएक्शन है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट में, है ना। तो ये जो नॉर्मल है इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक हम स्प्लिट करते हैं टूवर्ड्स दी सेंटर और एक mg के ऊपर, है ना, वर्टिकली अपवर्ड। यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा है।
ओ तेरी, बच गया मुझे लगा गया सब। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक टुवर्ड्स दी सेंटर। तो बच्चों दिस क्रिएट सम एंगल टीटा, क्योंकि अभी हमारा नॉर्मल, अभी देखो ना, जितना टीटा यहाँ पे बनेगा ना, जितना टीटा यहाँ पे होगा उतना ही टीटा यहाँ पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि जितने एंगल से रोड हमारा बैंक्ड होगा उतने एंगल से हमारा नॉर्मल जो है शिफ्ट होगा। अगर ये रोड ऐसे स्ट्रेट होता तो mg नीचे की तरफ होती, नॉर्मल भी ऊपर की तरफ होता है ना, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वाले केस में किया था। पर यहाँ पे जितने एंगल से हमारा रोड बैंड होगा उतने ही, मतलब बैंक होगा, उतने ही एंगल से हमारा जो है नॉर्मल भी शिफ्ट होगा। इसको हम बोलेंगे n cos थीटा, रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसे हम बोलेंगे n sin थीटा। एग्री विद दिस? ओके जी, चलो तो क्या किया जाए अभी? कुछ नहीं सर, इसको रिजॉल्व किया तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अब इस जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें निगलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हम लोग जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने जो मेरा कार है या जो भी व्हीकल है उसको हमने एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, राइट। और हम यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे ना उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, राइट। सो इन सबको हम नेग्लेक्ट करके बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फोर्सेस जो है एक्ट हो रहे हैं हमारे व्हीकल पे, ठीक है। तो वी विल बी राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, ठीक है। तो वी विल राइटिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, ठीक है। तो यहां पे दो फोर्स एक्ट होते हैं, ऑब्वियसली रिमेंबर यहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं व्हीकल के ऊपर। पहला तो उसका वेट खुद है mg जो नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो उससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस व्हीकल से परपेंडिकुलर आप देख सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन है mg और एक, राइट। सो यहाँ पे पहला फोर्स लग रहा है कौन सा बच्चों? वेट mg, राइट। वेट mg, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं एरो दे रहा हूं नीचे की तरफ, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n, जो कैसे एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द व्हीकल, ठीक है, व्हीकल से परपेंडिकुलर है, राइट, एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। व्हीकल से परपेंडिकुलर बोलो सर, और या फिर रोड से परपेंडिकुलर बोलो, दोनों भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो इस सर्कुलर ट्रैक में घूमने के लिए अभी ये जितने भी फोर्स है, मैंने आपको बताया भाई हमने नॉर्मल को जो है, ये मेरा नॉर्मल है, उसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, n cos थीटा और n sin थीटा में, ठीक है। तो मेरे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, राइट, दिस वन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, राइट, ये क्या करेगा? ये बैलेंस करेगा, राइट, वेट को mg, सॉरी एन sin थीटा बोल रहा हूँ, n sin थीटा बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, और n cos थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और n cos थीटा बैलेंस करेगा हमारे वेट mg को। तो इसको जो है हम इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, ओके। तो एज आई कैन से हमारा जो n cos थीटा है वो किसे बैलेंस कर रहा है? mg को। सो n cos थीटा बैलेंस mg, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा n sin थीटा जो है बच्चों, ये किसको बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, है ना, ये किसे बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो आई कैन राइट n sin थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लिखते हो बच्चों? ऑब्वियसली अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ लगेगा अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो। ओके, सो n sin थीटा आपका कितना होगा? दैट इज अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच यू कैन राइट mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप सीधा लिख सकते हो mv स्क्वायर बाय r, यू कैन राइट बोथ, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? मैंने आपको बोला मुझे सेफेस्ट स्पीड चाहिए, क्या चाहिए? मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। तो मोस्ट सेफेस्ट स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो भाई क्या करना है, बहुत सिंपल है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो 2 से 1 को डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा जी? ठीक है, सो आई विल गेट हियर n sin theta डिवाइड बाय n cos theta इक्वल्स टू
एम वी स्क्वायर बाय आर, और कॉस थीटा का क्या है, एम जी इंटू एम जी, एम एम कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा मुझे वी स्क्वायर बाय आर जी, और ये एन और ये एन कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस विल गिव यू 10, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा आपको बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये आपको आंसर आ जाएगा। ये फिलहाल मुझे थीटा मिला है, अगर इसको मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, भाई क्या हो जाएगा ये, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा आर जी। ठीक है, या आर जी tan थीटा लिख सकते हो। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, सो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, एंड दिस इज द सेफेस्ट स्पीड। ओके बच्चों, ये आपकी क्या होगी, सेफेस्ट स्पीड होगी। अच्छा, आपने इस एक पूरे डेरिवेशन में अगर कोई चीज गौर किया, आई डोंट नो आपने गौर किया कि नहीं किया। ठीक है, मैं आपको एक चीज पर यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस पूरे इक्वेशन में बच्चों मैंने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की। आपने नोटिस किया, इस पूरे इक्वेशन में हमने फ्रिक्शन का बात ही नहीं किया है, और आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं ना, सो इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। और मुझे जो सेफेस्ट वेलोसिटी मिली हुई है दैट इज आर जी tan थीटा, यहां पे भी मेरा जो म्यूएस का टर्म है वो नहीं है ना। सो व्हाट दिस इंडिकेट बच्चों, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अगर मैं बैंक बोल रहा हूं, अगर मैं रोड को बैंक कर दूं, मतलब अगर मैं किसी रोड को एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन कर दूं, तो वहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो भी मैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो है इसे लेकर के जा सकता हूं। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन की जरूरत क्या है, यहां पे फ्रिक्शन की जरूरत क्या है। अगर आपको याद होगा तो ये जो मैंने आपको बताया था, यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, राइट, हॉरिजॉन्टल कर्व में, तो मेरा जो एफ एस था, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता था, जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था बच्चों। दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर। पर अभी इसके इंक्लाइंड होने की वजह से अगर आप एक चीज गौर करोगे, यहां पे ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन में हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, एंड दिस एन साइन थीटा बच्चों यही मुझे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ना, यही मुझे क्या दे रहा है अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ये एक्ट कर रहा है। मतलब यहां पे अभी जो है फ्रिक्शन का टर्म है नहीं। ठीक है, तो ये होता है मेरा सेफेस्ट स्पीड, है ना, विदाउट फ्रिक्शन। अगर रोड मेरा मान लो फुल स्लिपरी है, तो फुल स्लिपरी रोड होगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल रोड होगा तो भाई आप जो है स्लिप हो जाओगे। ज़्यादातर ये कब होता है, उन देशों में जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है, रोड पे बर्फ़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे कारें स्लिप करनी लगती हैं, राइट, फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, राइट। सो वहां पे अगर हम कर्व रोड रख दें ऐसे कुछ इस तरीके से, तो फ्रिक्शन जो है वहां पे ना भी हो तो भी एक पर्टिकुलर सेफेस्ट स्पीड से हम जो है टर्न ले सकते हैं। ठीक है ना, पर हर जगह रोड को तो बैंक नहीं किया जा सकता है ना, तो इसलिए देखो आप लोग ने देखा रहेगा, वो लोग जो है कार के टायर्स में ये ऐसे क्या बोलते हैं वो लगा देते हैं, ग्रिप के लिए लोखंड के जाली जैसे लगा देते हैं, है ना। ओके, ठीक है, सो ये हो गई भाई मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। लेट्स से ये मेरा इक्वेशन नंबर, पीछे कोई इक्वेशन दिया हमने, हाँ दिया है 1 2, तो ये मेरा इक्वेशन 3 हो जाएगा, एंड इक्वेशन 3 आई कैन राइट दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। ठीक है, हमारी मोस्ट सेफेस्ट स्पीड है, दैट इज व्हाट वी एस इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। ठीक है, ओके, तो भाई इस सेफेस्ट स्पीड से मैं थीटा भी निकाल सकता हूं, है ना। थीटा निकालने का मतलब क्या होता है, बैंकिंग एंगल। क्या होता है, बैंकिंग एंगल। तो मेरा बैंकिंग एंगल कितना होगा, क्या बैंकिंग एंगल मतलब कितने एंगल पे उसको बैंक किया जाए तो हमें ये सेफेस्ट स्पीड मिलेगी, तो यहीं से निकाल लो इसी फॉर्मूले से, राइट। सो मैं इसको इससे निकालता हूं वी स्क्वायर वाले से, तो आई कैन राइट दिस tan theta is equals to v square by rg, and I can write theta is equals to tan inverse of v square by rg, है ना। सो ये मुझे जो है यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे मिल गया थीटा की वैल्यू। तो ये भाई वो एंगल है जिस एंगल पे आपको क्या करना होगा, रोड्स को बैंक करना होगा। क्या करना होगा, रोड्स को बैंक करना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मैं थीटा भी मिल गया। अब हम बात करेंगे स्पीड लिमिट्स की, जो वी मैक्स है और वी मिनिमम है। ठीक है,
तो स्पीड लिमिट की बात करते हैं। रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड के लिए क्या होगा और मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या कंडीशंस होंगी, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो इफ माई व्हीकल्स आर रनिंग एग्जैक्टली एट द स्पीड, द सेफेस्ट स्पीड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे उसको हम लेकर के चलते हैं। अभी हम फ्रिक्शंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये पीछे वाला जो बॉडी डायग्राम था मेरा, इसमें मैंने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया था। अब जो है मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, चलो तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बनाता हूँ। फिलहाल डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, बट मैंने कहा ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोलती है पब्लिक? ओके, कलर क्या ले यार? हाँ चलो, सो मान लेते हैं ये रोड है, ये बैंक हो गया, एंगल थीटा बना दिया यहाँ पे हमने हमारा व्हीकल, ठीक है। ये हमारा व्हीकल हो गया। चलो फिर से हमें पता है क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ एक्ट करने वाली हैं। हमारा जो इसको पॉइंट ऑफ जो कंसिडर किया, तो वेट, यार टेढ़ा क्यों हो जाता है यार ये? ओके, वेट जो है वो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे mg। ओके, नॉर्मल रिएक्शन अभी भी परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस के साथ। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन अभी परपेंडिकुलर, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा हमारा। एक अलोंग दी mg, जिसको हम बोलेंगे n cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे एंगल थीटा बनता है जितना थीटा ये होता है। और दूसरा होगा टूवर्ड्स दी सेंटर, जिसको हम बोलेंगे n sin थीटा, ठीक है ना। ये हमारा स्प्लिटिंग हो गया। तो ये टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। किसकी? फ्रिक्शन की। ओके, अगर आपकी व्हीकल बच्चों मिनिमम स्पीड में होगी, है ना, अभी अगर आपकी व्हीकल मिनिमम और स्लो स्पीड में जा रही होगी, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ एक्ट करता है। कहां पे एक्ट करता है? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि व्हीकल नीचे गिर जाए। वो नहीं चाहता है कि ये व्हीकल जो है, जैसे मान लो मैं ये डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो अभी ये जो कार है, राइट, ये कर्व पाथ में, तो अगर ये मान लो ये कार स्लो चल रही होगी ना, तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ फोर्स है हमारा, लेकिन फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। बात ध्यान रखना हमेशा, राइट। तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि कार में तो फिसल फिसल के नीचे आ जाएगी ना, है ना। अगर जैसे आपने मान लो, अगर चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो आपने एक कार को ऐसे कर्व रोड पे खड़ा कर दिया, तो क्या कार स्लिप होकर नीचे आने लगती है? क्या नहीं आती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ है वो उसको रोक के रखता है। फ्रिक्शन क्या करता है? उसे रोक करके रखता है। तो जब हमारी स्पीड स्लो होगी बच्चों, तो फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, जो होगा हमारा एफएस। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इस बात को ध्यान देना। तो टायर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, पर ऊपर की तरफ मतलब एट एंगल थीटा, ठीक है। पर इसे भी हमें स्प्लिट करना होगा, क्योंकि हमें इसे भी अंडरस्टैंड करना है कौन एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। तो इसे स्प्लिट करते हैं हम लोग। तो एक हॉरिजॉन्टली, अरे रे बहुत लंबा लाइन हो गया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये विच इज अगेन मेकिंग एंगल थीटा। जितना एंगल थीटा यहाँ बनेगा उतना एंगल थीटा यहाँ बनेगा। और एक ऊपर की तरफ स्प्लिट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ एस साइन थीटा। ओके, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, अब ये जो चीजें आपने लिखी है ना, इसी के बेस पे भी हमें आगे की चीजें करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे चीजें वर्क करेंगी यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा है फॉर लो स्पीड लिमिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसी को। ओके 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 ओके, कलर क्या ले? कलर में ही कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। सो दिस इज बैंक रोड फॉर द लो स्पीड लिमिट, ठीक है। बैंक रोड फॉर लो या लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है। तो ये बैंक रोड फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए हमारा ये डायग्राम बन गया है, ठीक है। हायर स्पीड लिमिट के लिए भी आप बना सकते हो, ठीक है, पर मैं यहाँ पे इसके इक्वेशन लिखूंगा। हायर स्पीड के लिए हायर स्पीड के वर्क करेंगे, ठीक है।
सो मैं अभी ऐसे लिखता हूं, अभी मेरा जो सेफेस्ट स्पीड था, अगर आप मेरे बातों को ध्यान देना बच्चों, आपको याद है फॉर सेफेस्ट स्पीड हमने क्या इक्वेशन लिखा था? फॉर सेफेस्ट स्पीड फॉर्मूला क्या था मेरा, बोलो? Vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन टीटा। सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं, ये तो सेफेस्ट स्पीड के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं V1 और V2 से, या मैं आपको बात करता हूं V1, चल मैं V1 लेके बात करता हूं। क्या लेता हूं मैं? V1। मान लो मेरी V1 एक ऐसी स्पीड है जो सेफेस्ट स्पीड से कम है। बात ध्यान से सुनना बच्चा। आर जी टेन टीटा काय है? व्हाट इज आर जी टेन टीटा? आर जी टेन टीटा इज नथिंग बट माई सेफेस्ट स्पीड, है ना। अंडर रूट आर जी टेन टीटा इज नथिंग बट माई सेफेस्ट स्पीड। तो V1 मेरी एक ऐसी स्पीड है जो सेफेस्ट स्पीड से कम है ना। ये सिंबल समझते हो ना आप लोग, ठीक है। क्या है इससे? ये कम है, ठीक है। तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यहां पे, बात ध्यान से सुनना, तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कम होगा, है ना। अभी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये जो कार मेरी जा रही है, ये कार, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे दिखता नहीं, हाँ, ये कार आगे आ रही है, ठीक है। कार आगे की तरफ जा रही है पर लो स्पीड से जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा ना, स्पीड कम है। तो इसे अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि इसका लोड जो है नीचे की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है ना। तो इस केस में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। तो बात मेरी जरा गौर से सुनना। तो व्हेन माय V1 फॉर स्पीड V1, राइट, तो ये किसी एक स्पीड के लिए, सो फॉर स्पीड V1, राइट, सो इफ माय V1 इज स्मॉलर देन आर जी टेन टीटा, तो आप एक बात गौर करना, यहाँ पे आपका जो mv1 स्क्वायर बाय आर होगा, मतलब मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों, हाँ, मेरा जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इस वेलोसिटी के लिए, वो n साइन टीटा से जो है छोटा होगा। n साइन टीटा, क्यों? क्योंकि n साइन टीटा टूवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। n साइन टीटा क्या है? वो फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर है, और ये फोर्स ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, राइट। इसलिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, ठीक है। अभी इस केस में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी है जो इस पे वर्क कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया है, बराबर। अब इस केस के मतलब इस पूरे इस पे हमारे पास जो भी फोर्स है, तो राइट, तो इन दोनों फोर्सेस को अभी हम क्या करते हैं? एक बैलेंस करके लिखते हैं, इनका इक्वेशन बनाते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। अभी mg नीचे की तरफ है, mg किधर है? नीचे की तरफ है, बराबर। mg को बैलेंस कौन कर रहा है? अब mg को बैलेंस करने के लिए दो लोग आ गए, एक n cos थीटा जो ऊपर की तरफ है, और एक fs sin थीटा जो भी ऊपर की तरफ है। वो भी कहां पर है? ऊपर की तरफ। तो एक है fs sin थीटा और एक है n cos थीटा। बात समझ में आई? एक है fs sin थीटा और एक है n cos थीटा। ये दोनों कहां पे? ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा यहाँ पे? अब मेरा यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है बच्चों हमारा n साइन थीटा। कौन बैलेंस कर रहा है? n साइन थीटा। पर अगर आप ध्यान दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में मेरा fs cos थीटा भी है। कौन है? fs cos थीटा। तो आई कैन राइट व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1 स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स नहीं, मैं पहले सब बराबर लिखता हूँ। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में और कौन है बच्चों? fs cos थीटा। तो प्लस fs cos थीटा इज इक्वल्स टू n sin थीटा, ये दोनों बराबर होंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और fs cos थीटा किसके बराबर होगा? n sin थीटा के, जो टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर मैं इस fs cos थीटा को यहां लेके जाऊं तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इक्वेशन। तो मैं उस इक्वेशन को इसी में लिख देता हूं रीअरेंज करके, यहीं पे काट कुट, या फिर चलो यार लिख ही देता हूं अच्छे से। तो आई कैन राइट, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया यहाँ पे, अभी 1 2 3 ले लिया ना हमने, 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 स्क्वायर बाय mv1 स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू n साइन थीटा माइनस fs cos थीटा। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो यहाँ पे और बन गए। ओके, इतना क्लियर है सबको बच्चों?
यस, एनी डाउट क्वेरी सो प्लीज लेट मी नो। अरे यार कैसे बोलोगे, ऑफलाइन लेक्चर, सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है, ठीक है, कमेंट कर देना। ठीक है, सो ये मेरा 2 स्पीड हो गया मुझे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ही हम क्या करने वाले हैं, हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो, राइट। सो मैं बोलूंगा डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 4, ठीक है। तो इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 याद रखो। तो इक्वेशन 5 क्या था मेरा, तो इक्वेशन 5 था हमारा mv1 स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इक्वल टू साइन को यहां पे डाल देते हैं बीच में, राइट, यहां डाल देते हैं, डिवाइड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था मेरा, एम जी फिर एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, राइट। अच्छा, यहां पे भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम n cos थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, उसके पीछे रीजन है। आपको सबको पता है बच्चों, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है Fs, है ना, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है Fs, दैट इज रिटन एज म्यूएस टाइम्स ऑफ n। क्या लिखते हैं उसको हम लोग, म्यूएस टाइम्स ऑफ n, है ना। तो यहां पे म्यूएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fs बाई n, क्या हो जाएगी, Fs बाई n, ठीक है। तो यहां पे Fs है, अगर इसको डिवाइड बाय n कर दूं तो यहां पे म्यूएस आ जाएगा, मतलब जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो टर्म आ जाएगा। याद है मेरा जो पहला इक्वेशन बना था सेफेस्ट स्पीड का, उसमें म्यूएस का टर्म नहीं था, यहाँ पे म्यूएस का टर्म नहीं है, पर यहाँ पे हमें म्यूएस का टर्म लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे, एन कॉस थीटा करेंगे। किससे करेंगे, एन कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करेंगे। दिस इज अगेन एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो सिंपल है, ये एन कॉस थीटा फर्स्ट वाले टर्म को भी डिवाइड होगा, सेकंड वाले टर्म को भी, आपको याद होगा ना भाई, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, तो कैसे लिखते हो, 2/4 माइनस 3/4, मतलब 4 दोनों को डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, एन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस विल गिव यू टेन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन क्या देगा आपको, म्यू एस, ठीक है। तो म्यू एस आ गया, डिवाइड बाय यहाँ पे एफ एस अपॉन एन देगा फिर से म्यू एस, और साइन और कॉस दे देगा आपको 10, तो दिस बिकम म्यू एस टेन थीटा, और ये एन कॉस थीटा कैंसिल होकर आपको दे देगा 1, तो +1, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आप आरजी को क्या करोगे, आरजी को राइट साइड में लेके जाओ, तो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिलेगा V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टाइम्स ऑफ, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू जो हमारी है क्या है, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन बाय म्यू एस टेन थीटा +1, ठीक है। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो V1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, इसको आप लिख सकते हो V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ब्रैकेट में आएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय म्यू एस टेन थीटा +1, ठीक है जी। तो ये मेरा एक और इक्वेशन बन गया V1 के लिए, ठीक है। सो दिस इज V1, बट ये हमने किसके लिए किया था, लिमिटिंग स्पीड के लिए। अब चलो कंसीडर करते हैं कैसे होने वाला है ये, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या मिला, मुझे फॉर्मूला क्या मिला, ओके। सो ये अभी मुझे जो V1 मिला है बच्चों, ये याद रखो, ये मिनिमम स्पीड के लिए है, ठीक है, V1 फॉर द मिनिमम स्पीड।
तो जिसको मैं वी मिनिमम भी लिख सकता हूँ, जिसको हम वी मिनिमम भी लिखेंगे, जो क्या होगा मेरा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन टीटा माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस टेन टीटा प्लस 1। ठीक है जी, तो ये मेरा वी मिनिमम हमें मिल चुका है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम लोग, आई थिंक 5 बना दिया था, छठवा होगा ये। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये 6 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, कैसे आ गए, आई होप यू गॉट, एंड दिस इज फॉर द मिनिमम स्पीड। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों म्यू एस की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, चलो मुझे बताओ, अगर म्यू एस की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ये म्यू एस 0 हो जाएगा, ये म्यू एस 0 तो tan 0, तो आपको पता है आपको आंसर आ जाएगा आर जी टेन टीटा, जो हमारा पहले था सेफेस्ट स्पीड, है ना। तो कितनी कमाल की बात है ये। ओके, सो म्यू एस जो है फॉर म्यू एस, अगर आपको बता दूं, अगर मेरा म्यू एस की जो वैल्यू है बच्चों, राइट, ये जो म्यू एस की वैल्यू है फॉर म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, तो वी मिनिमम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर म्यू एस इक्वल हो गया tan थीटा से, तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सेम, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके लिए, अभी फॉर दी अपर स्पीड लिमिट। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, राइट। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर दी मिनिमम स्पीड लिमिट। ठीक है, ये मिनिमम स्पीड के लिए स्पीड लिमिट के लिए फॉर्मूला है। सो यहाँ पे लिख दो, इक्वेशन 5 gives the minimum स्पीड, या मिनिमम पॉसिबल स्पीड बोल सकते, बस लिमिट विमिट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिनिमम स्पीड, मिनिमम पॉसिबल स्पीड लिख देता हूं, मिनिमम पॉसिबल स्पीड, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ओके, ठीक है जी, चलो आते हैं नेक्स्ट किसके लिए, अपर केस लिमिट के लिए। अब अपर केस लिमिट के लिए क्या होगा, अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसके लिए हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान देना, ये एंगल टीटा हो गया हमारा, ये हमारी हो गई BMW, हाँ, ये उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे टायर्स। ठीक है, और इस BMW के लिए अभी जो जो कंपोनेंट्स लग रहे थे उनको हम फिर से लिख देंगे जैसे जैसे थे। तो भाई इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज mg। नॉर्मल रिएक्शन जो है इससे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक ऊपर की तरफ जो हो जाएगा हमारा ये एंगल टीटा है, दिस इज n cos थीटा, और एक यहाँ पर आ जाएगा तो दिस विल बी n sin थीटा। आई होप आपको स्प्लिटिंग आती हो भाई, रिजोल्यूशन अगर नहीं आता होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरा अब जो वीडियो था मैथमेटिकल मेथड का, जिसमें मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रखा है, क्लास 11th का टॉपिक है, आप प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। हाँ, अगर किसी को रिजोल्व करने नहीं आता है वेक्टर को तो। ओके, सो ये n sin थीटा कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की, किसकी बात करेंगे, चलो ये डायग्राम में आ जाओ। अब मान लो भाई हमारी जो कार है वो बहुत ही हाई स्पीड में चल रही है, कैसे चल रही है, फुल हाई स्पीड में, है ना। अब इसी कार को एज्यूम कर लेते हैं, हमारी कार चल रही है फुल हाई स्पीड में। अब हाई स्पीड में चलने का मतलब होता है कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा, बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा ना अभी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। तो अब फ्रिक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि वो उसको बैलेंस करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ नहीं हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स भी ऊपर हुआ, तब तो भाई एक कार ऐसे डम 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 पलट के कहां जाएगी, है ना। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होना बहुत जरूरी है, राइट। कहां पे, टुवर्ड्स दी सेंटर, मतलब नीचे की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर नहीं बोलेंगे, नीचे की तरफ बोलेंगे, और तो बाद में हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अब हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, तो ध्यान देना, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नीचे की तरफ, ऐसे ये हो जाएगा हमारा Fs। अब Fs को आप 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, एक इधर नीचे करोगे और एक इस तरफ करोगे, है ना, इस तरफ।
तो यहाँ पे एंगल थीटा है, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ है उसको आप लिखोगे एफ एस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये नीचे वाला, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एफ एस साइन थीटा। ठीक है, अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, चलो सो फटाफट लिख देते हैं इसका भी। तो यहाँ पे mg जो है नीचे की तरफ है, उसी के डायरेक्शन में एफ एस साइन थीटा है, उसको बैलेंस कर रहा है हमारा कौन, n cos थीटा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट mg प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा, पर मैं एफ एस साइन थीटा को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे मिलेगा mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा बराबर। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5 6 बनाते 7 हो गया। ठीक है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं अब v2 मानता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे लिखा था फॉर स्पीड v1 बराबर मिनिमम के लिए कंसिडर किया था, अब मैं स्पीड v2 लिखता हूँ, राइट। सो फॉर स्पीड v2, और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और लिखनी जरूरी थी जो नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दो भाई कि ये बैंक्ड रोड है अपर स्पीड लिमिट के लिए, किसके लिए, सो दिस इज बैंक्ड रोड फॉर अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा बैंक रोड हो गया अपर स्पीड लिमिट के लिए, एंड दिस इज माय वेलोसिटी v2, जो कि ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं इसको। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा। हाँ चलो, सो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज mv2 स्क्वायर बाय r, विच इज, अभी इसको कौन बैलेंस कर रहा है, n साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो आप लिख दो भाई n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब जैसे आपको याद होगा मैंने यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया था, डिवाइड करके मैंने जो है v1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, जिससे मैंने v1 निकाल लिया। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है डिवाइड वगैरह करके v2 निकालोगे। मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यू विल कैलकुलेट नाउ v2। तो आपका जो v2 आ जाएगा सॉल्व करके, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो आपका v2 मैक्स मिलेगा इस बार, और v2 मैक्स कितना होगा आपको एग्जाम में भी अभी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट सिमिलरली, करना है तो कर सकते हो। ठीक है, v2 मैक्स या जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले को पिछले फॉर्मूले में देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा था म्यू एस tan थीटा प्लस 1, देखो क्या था, म्यू एस tan थीटा प्लस 1 नीचे, और ऊपर था tan थीटा माइनस म्यू एस, और यहाँ पे है tan थीटा प्लस म्यू एस। ठीक है, तो ऊपर माइनस का प्लस हो गया, नीचे जो है मेरा प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे 1 जो पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव हो गया, म्यू एस यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो वहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फाइनल फॉर्मूला। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इक्वेशन 9 जो है हमारा, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, राइट। सो इक्वेशन 9 is the maximum possible speed। ठीक है, और इसमें कुछ लिमिट्स मतलब होते हैं भाई, अगर आपका जो यहाँ पर v max है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, v max की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी अगर आप म्यू एस को अगर आपका म्यू एस का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा से, तो आपका जो v max है वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब आप म्यू एस का वैल्यू कॉट थीटा लोगे तो कॉट थीटा को आप 1/10 लिख सकते हो, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0। किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वैल्यू भाई नॉट डिफाइन हो जाती है, क्योंकि उसका आंसर बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसका v max जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये खाली बात ध्यान रखो आप लोग। एंड दैट्स ऑल माय स्टूडेंट।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दी अपर केस लिमिट। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नोट्स के तौर पे आप इसी को लिख के चलो, ठीक है, यही आपका नोट्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नोट्स नहीं मिलने वाले, जो लिखा है वही है। अब आते हैं हमारे न्यू टॉपिक पे, दैट इज कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है ना। अभी कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, सारी चीजें करेंगे फटाफट से। बहुत ईजी सा टॉपिक है ये करने के बाद हमारा जो है ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो, नाउ व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम। सी, a conical pendulum is a pendulum consisting a bob suspended by a massless thread which moves in a horizontal circle। तो एक बॉब है, बॉब ये जो है ना, ये बॉब है बच्चा। बॉब मतलब क्या होता है, हाँ, बॉब मतलब क्या, बॉब मतलब होता है बच्चों एक कोई मेटल बॉल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉब, बीओबी बॉब, जिसको बी से डिफाइन किया ये लोगों ने। अब ये बॉब को जो है ये लोग ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दिया है। देखो पेंडुलम जो होता है लटका दो तो ऐसा ऐसा भी घूमता है ना, आगे पीछे सिर्फ टू एंड फ्रो, है ना। किसी चीज को लटका दो, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। पर ये कैसे घूम रहा है, इसको हमने क्या किया, ये बॉब यहाँ पर है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट दे मतलब ऐसे घुमा दिया, ऐसे सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, इतना ध्यान रखो, ओके, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो इस पे सिर्फ mg एक्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, अच्छा इस रस्सी को ये लोग ने बोला है, ये रस्सी जो है कैसी होगी, ये मासलेस थ्रेड होगा। मासलेस थ्रेड जिसका कोई मास ना हो, मासलेस होगा। यहाँ पे तो और भी नहीं लिखा है, यहाँ पे मतलब ये इनएक्सटेंसिबल होगा, मतलब ये एक्सटेंड भी नहीं होगा, मतलब लोड लगने के बाद हमने पढ़ा है ना किसी चीज पे लोड आता है तो थोड़ा सा एक्सपांड होता है, तो ये एक्सपांड भी नहीं होगा, ठीक है, जो कि पूरा एक आइडियलाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। जब भाई उस पर मासलेस मतलब ये स्ट्रिंग जो है इसका मास 0 है, ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ थोड़ा तो मास होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है द मासलेस थ्रेड इज ओनली एन आइडियलाइजेशन, नो थ्रेड इज मासलेस इन द वर्ल्ड। इन कॉनिकल पेंडुलम द बॉब डज नॉट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बट इट मूव्स इन सर्कुलर। तो डज नॉट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ मतलब ये सिर्फ ऐसे आगे पीछे नहीं जा रहा है ना, सिर्फ ऐसे आगे पीछे नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इनर्शियल फ्रेम की बात करें, जैसा मैंने बताया, तो हम बाहर से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, वेट नीचे की तरफ है, एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ठीक है। पर अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें भाई, तो इसमें जो बॉब है, इस बॉब पे जो होगा, ठीक है, तो इसको एक आउटवर्ड पुल भी लगने वाला है, जो कि होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स, ओके, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम के साथ जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पर। तो इसी डायग्राम को मैं लेकर के करने वाला हूँ सारा कुछ डेरिवेशन। तो हम अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, ओके। तो आई कैन राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, राइट। आपको याद है हमारे टाइम हम छोटे थे तो कार्टून आता था बॉब द बिल्डर, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, ये बॉब सुन के मुझे उसी की याद आती है। ओके, सो एक बॉब है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। तो बॉब पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो पहला तो भाई उसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट होगा। तो फर्स्ट क्या है उसका वेट, mg, जो कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, राइट। और दूसरा फोर्स है बराबर, कौन सा है, ये जो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट कर रहा है ना, टी नॉट साइन थीटा हमारा है, राइट। तो फोर्स टी नॉट जो अच्छा ये मैं अगर इस सेंटर की तरफ फोर्स नहीं, अभी फिलहाल में अगर ये तो मेरा रिजॉल्व वाला फोर्स है, अगर मैं सिर्फ इस पे जो फोर्स है स्ट्रिंग पे जो फोर्स है अगर उसकी बात करूं, तो आप देख सकते हो ये जो रस्सी है, ये रस्सी पे एक तनाव आएगा, किस वजह से, इस बॉब की वजह से। बॉब का कुछ वजन है नीचे की तरफ, तो इस रस्सी पे एक टेंशन क्रिएट होगा ऊपर की तरफ, तो वहां पे एक टेंशन है, राइट। तो मेरा सेकंड फोर्स होगा टेंशन। तो सेकंड फोर्स हमारा क्या होगा, द फोर्स टी नॉट, जिसको हम टी नॉट से डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो द फोर्स टी नॉट, ओके, ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ड्यू टू द
टेंशन इन दी स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वजह से ये जनरेट हो गया। ठीक है, अभी हम ये टेंशन को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, राइट। यहां पे आप देख सकते हो फिगर में प्रॉपरली, ये जो टेंशन था, ठीक है, यहां पे एंगल टीटा बना बच्चों। अगर आपको मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहां पे एंगल जो टीटा बना है, ठीक है, तो यहां पर भी वही एंगल टीटा बनेगा। ओके, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना। देखो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दूं, यहाँ पे मान लो मेरा बॉब यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे कुछ, तो अगर यहाँ पे एंगल टीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, टीटा होगा। क्यों टीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, वर्टिकली बोलो अल्टरनेट एंगल बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे एंगल टीटा होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे टी कॉस टीटा, और नीचे जो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा वो हो जाएगा मेरा टी साइन टीटा। ठीक है, तो हमारा जो टेंशन है उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ टी कॉस टीटा जो mg को बैलेंस करेगा, वेट mg को बैलेंस करेगा, और एक टी साइन टीटा जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर कौन क्या कर रहा है। तो आई नो दैट जो हमारा टी साइन टीटा है, टी नॉट साइन टीटा बाय द वे, तो वो मुझे क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, विच इज नथिंग बट एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा मेरा जो mg है या टी नॉट कॉस टीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, हमारे mg को। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, इन दो टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, राइट, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर, राइट, डिवाइडिंग 1.5 बाई 1.6 तो मुझे मिलेगा, मैं पे लिख देता हूँ पहले डिवाइडिंग दी बोथ इक्वेशन, डिवाइडिंग 1/2, सो क्या मिलेगा हमें मिलेगा टी नॉट साइन टीटा डिवाइड बाय टी नॉट कॉस टीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्या बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, हमेशा याद रखना। अगर मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, तो मुझे जी और आर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो मुझे इन शॉर्ट जो वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वो कुछ ऐसी हो जाएगी। सो मेरा जो ओमेगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये जो जी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो जी साइन टीटा और नीचे हो जाएगा आर कॉस टीटा। तो मुझे मिल जाएगा जी साइन टीटा अपॉन आर कॉस टीटा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ओके, तो आर क्या है बच्चों, रेडियस है। आर क्या है, रेडियस है। अभी इस वाले फिगर से यहाँ पे देखो ये लोग ने आर, ये जो मेरा आर है रेडियस है, बराबर, तो रेडियस की वैल्यू लिखी है टी नॉट साइन टीटा। कितना है, टी नॉट साइन टीटा, सॉरी टी नॉट साइन टीटा नहीं, इसको हम अलग तरीके से लेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, सारा बहुत यहाँ पे कचरा हो गया है पूरा। ओके, ठीक है, देखो हम क्या करते हैं अभी। सी, ये जो मेरा एंगल टीटा है, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, बराबर। ये एंगल टीटा है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ओके, ये 90 डिग्री है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर मुझे सामने वाली की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही मेरा रेडियस है ना, अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ऑपोजिट साइन टीटा। तो मैं लिखूंगा साइन टीटा व्हाट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कौन है मेरा, आर, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये मेरा रस्सी का लेंथ है ना, ये देखो ये वाला, यहां से लेके बॉब तक का, ये तो मेरा रस्सी का लेंथ है एल, ठीक है। तो इसको मैं आर बाई एल लिख दूंगा। तो ये एल को इधर लेके जाऊंगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन टीटा, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन टीटा, बस। तो यहां पे आर की जगह पे मैं एल साइन टीटा जो है क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी साइन टीटा डिवाइड बाय एल साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। साइन टीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी अपॉन एल कॉस टीटा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है माय डियर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख दो, सिंस, क्या लिखोगे, सिंस आर इज इक्वल्स टू एल साइन टीटा, ठीक है, आप लिख दोगे आर इज इक्वल्स टू एल साइन टीटा। ओके, तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, राइट।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट का टर्म आ जाएगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? सिंस वी नो दैट ओमेगा इज व्हाट 2π/t है ना। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। और ओमेगा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट g/L cos थीटा। अच्छा, ये मैंने ओमेगा स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर था तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड किया तो ये स्क्वायर निकल गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, राइट, इसलिए स्क्वायर रूट ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, सो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई अभी वो मिल गई कितना? 2π/t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g/L cos थीटा। आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो मैं इसको इन्वर्टेंडो कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को और 2π को राइट साइड लेके जाता हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा t इज इक्वल्स टू 1/2π अंडर रूट ऑफ g/L cos थीटा, सॉरी g/L cos थीटा नहीं, L cos थीटा अपॉन g आ जाएगा क्योंकि मैंने इन्वर्टेंडो कर दिया ना पूरा। देखो ये सब आपको लिखना नहीं होता है, इन्वर्टेंडो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, ठीक है। L cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये आपको मिल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। मतलब उस पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में, मतलब इस बॉब को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है वो मिल गया मुझे टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड मिल गया तो बच्चों आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी? 1/t करके। क्या करोगे? 1/t, मतलब इसका ऑपोजिट आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब ये ऊपर वाला ही वैल्यू, ये ऊपर वाला ही वैल्यू। अगर आप इस 2π को यहाँ लेके जाते हो तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा ये इन्वर्टेंडो करने तो मेरा 2π ऊपर रह जाएगा, ये मैंने यहाँ पे फिर से गड़बड़ कर दी। ये 2π का जो वैल्यू है ये ऊपर रह जाएगा क्योंकि हमने इन्वर्टेंडो कर दिया था ना, राइट। 2π, क्योंकि 2π हमारा डिनोमीटर में आया था। जब आप इस पूरे टर्म को इन्वर्टेंडो करोगे तो 2π डिनोमीटर में आएगा तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ n। तो आपका n होता है 1/t, तब उसको कैसे लिखोगे? 1/2π। सब उल्टा कर दो। अभी आपका जो g नीचे था वो ऊपर लेके चले जाओ, g/L cos थीटा, ठीक है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया, राइट। ओके, तो हमारा ये जो है वैल्यू ये हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि हमारा जो भी, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें अटैच टू दी बॉब, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सारे रियल फोर्सेस को बैलेंस करेगा। मतलब यहाँ पे जो ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mr⍵², बच्चों याद रखो, ये जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना mr⍵², ये जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स जितने भी अंदर की तरफ लग रहे हैं उन सबको वो बैलेंस करेगा। तो इससे ये बनता है कि भाई मेरा बॉब जो है वो फिलहाल के लिए एक ऐसा हम बोल सकते हैं, सो विच कॉल द मतलब ये जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बॉब जो है वो रेस्ट पे होगा। मतलब इट प्रिटेंड टू बी इन रेस्ट, ठीक है। मतलब वो ऐसा लगेगा कि रेस्ट पे खाली बस वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी बच्चों कॉनिकल पेंडुलम। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉनिकल पेंडुलम। आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई हो जो भी हमने आज की क्लास में किया है। सारे न्यूमेरिकल हम एक साथ ले लेंगे, इसके टेंशन मतलब, वरना वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस कार के एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।